तो फ़िल्म की शुरुआत में हम एक टनल देखते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है। वहाँ पे हम एक टैन नाम के फ़ादर को देखते हैं जो कि एक रिचुअल परफ़ॉर्म कर रहा था। रिचुअल करते के दौरान किसी के खुराने की आवाज़ आती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो किसी डीमन की आवाज़ थी जिसे देखकर फ़ादर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यंग लड़की, ये लड़की एक चर्च में होती है और वहाँ पे एक सिस्टर उसकी आँखों पे पट्टी बाँध के उससे रिचुअल परफ़ॉर्म करने वाली होती है। उस लड़की की आँखों पे पट्टी बाँध दी जाती है। अब वो चलकर एक कमरे में जाती है तो वहाँ पे एक शीशा उठा लेती है। तो शीशे के अंदर देखती है तो उसे कुछ हलचल महसूस होती है। तभी उसके ख़्यालात में हमें दिखाया जाता है कि एक यंग लड़की और एक बूढ़ी औरत उसके पास बैठी हुई है। उस लड़की को फ़ील होता है कि जैसे उसके पास कोई है, उसे कोई देख रहा है, लेकिन वो बूढ़ी औरत उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा फ़ील हो रहा है जैसा कि तुम्हारे पास कोई है या तुम्हें कोई देख रहा है, या तुम जो भी करती हो तुम्हें सारा कुछ वो हकीकत में दिखाई देता है, या फिर तुम जो भी सोचती हो वो सारा कुछ हकीकत में दिखाई देता है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी जब यंग थी तब तुम्हारी तरह सोचती थी। वो कहती है कि असल ज़िंदगी से इसका कोई लेना-देना नहीं है, जबकि मैं इस तरह की थी तो मुझे भी इसी तरह के ख़्यालात आते थे और मेरी तुम्हारी माँ ने मुझे सँभाला था। और वो बताती है कि तुम्हारी माँ को इस बातों पे यकीन नहीं था, स्पिरिचुअल वगैरह पे, लेकिन मुझे यकीन है। मैं तुम्हें एक ऐसा स्पिरिचुअल बताऊँगी जो तुम करोगी इंसान की सोच के मुताबिक ही उसके ऊपर वो या कोई डीमन आता है या फिर कोई फरिश्ता। अगर अच्छी सोच रखोगे तो तुम्हारे साथ फरिश्ता होगा, लेकिन अगर नेगेटिव सोच रखोगे तो तुम्हारे साथ एक डीमन होगा। बेहतर है कि तुम अपनी सोच को अपने ऊपर हावी मत होने दो, वो डीमन तुम्हें खा जाएगा। और इसके लिए मैं तुम्हें एक रिचुअल बताती हूँ। तुम्हारी माँ को तो इस रिचुअल पे यकीन नहीं था, लेकिन मुझे इस बात पे यकीन है। अब वो बूढ़ी औरत उस यंग लड़की को रिचुअल करना सिखाती है। पहले तरीके में वो जादू मंत्र का तरीका उसको बताती है कि यानी कि पहला तरीका स्पेल होता है, यानी कि जादू मंत्र के तरीके से उस डीमन को अपने से दूर करना। दूसरा तरीका होता है मैनिफेस्टेशन। तीसरा तरीका हमसे हिडन रखा जाता है और चौथा तरीका होता है रेवलेशन। अब वो रिचुअल स्टार्ट किया जाता है। अब उस लड़की के हाथ में एक शीशा दिया जाता है। जैसे ही वो रिचुअल परफॉर्म करती है, उस लड़की के हाथ में जो शीशा होता है इसमें उसे डीमन नजर आता है। वो उस शीशे को उठा के दूर फेंकती है। तभी उसको उसकी माँ की स्पिरिट आके दिखाई देने लगती है। वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि उसकी माँ यहाँ पे कैसे आ गई। वो अपनी माँ को गौर से देखती है। तभी उसकी माँ उसके कान में कहती है, मेरी बेटी है, अब तुम परेशान मत हो क्योंकि तुम आज़ाद हो। तभी उसकी मदर उस बूढ़ी औरत में बदल जाती है। वो जोर जोर से हंसने लगती है और उस लड़की के पेट में चाकू से स्टैब कर देती है। वो लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है। उसके पेट से काफी ज्यादा खून निकलता है। तभी उस लड़की को होश जब आता है तो हम देखते हैं कि उसके पेट में कोई चाकू तो नहीं था, लेकिन उस चाकू का निशान जरूर था। अब वो लड़की अपने हाथ में एक हैमर उठा लेती है क्योंकि वो जान गई थी कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। अब वो उस बूढ़ी औरत को मारना चाहती थी। उसके कमरे में दोबारा से आती है और देखती है कि वो बूढ़ी औरत वहीं पे बैठी हुई है। जब उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो बूढ़ी औरत तो मूव ही नहीं कर रही थी। तभी वो लड़की समझ जाती है कि शायद वो किसी और ही दुनिया में पहुंच चुकी है। अब वो टीवी के पास जाती है तो उसे समझ आती है कि उस बूढ़ी औरत ने उसे जानबूझकर ये रिचुअल्स करवाया था। अब उस लड़की को खून की उल्टी भी आती है। वो बहुत ज्यादा हैरान थी और वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है कि उसके साथ हो क्या गया है। ये यंग लड़की उस बूढ़ी औरत के हाथों धोखा खा चुकी थी और वो अब डीमन की कब्जे में थी। अब वो बहुत ज्यादा मुश्किल में फंस चुकी थी। इस यंग लड़की का नाम हमें सायरा बताया गया है। मिशन शिफ्ट होता है और हमें चर्च दिखाया जाता है जहाँ पे एक सिस्टर के पास एक पुलिस ऑफिसर आता है। किसी किसी ऑर्फन लड़की के बारे में वो पूछता है जिसे फादर ने किडनैप किया हुआ था, और उस लड़की पर फादर बहुत अजीब अजीब तरह के रिचुअल भी परफॉर्म करता था। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि अब हम इस लड़की की हिफाजत करेंगे। जो जो इसके साथ हुआ है वो ये डिजर्व नहीं करती थी, अब हम ही इसको देखेंगे। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और वो सिस्टर उस लड़की को उसके रूम में लेके आती है। अब उस लड़की को जब वो लेटी होती है तो उसको रात को विजन आने लगते हैं। जैसे अब उस फादर ने उसे टनल से छुड़वाया था तो उसे ऐसा फील हो रहा था कि टनल के बीच उसके साथ साथ एक डीमन भी था। अब उस लड़की को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे डीमन उसके अंदर ही आ गया है। इसके बाद सिस्टर के पास आती है और उसे कुछ कपड़े दे, माय डॉटर तुम परेशान मत हो, मैं हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारा साथ देंगे। इसके बाद वो उसकी आंखों पे पट्टी बांधती है और हमें पता चलता है कि ये पहली स्टोरी यानी कि जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखी थी उस स्टोरी से कनेक्टेड है। अब वो एक रूम में आ जाती है जहाँ पे काफी ज्यादा एंट्रीज की चीजें पड़ी हुई थी, यानी कि ये लड़की जिस भी चीज को हाथ लगाएगी उसी एंटिटी की हमें स्टोरी सुनाई जाएगी। अब वो लड़की एक वहां से एक मिरर उठा लेती है।
इस रूम में जितने भी सब्जेक्ट्स थे उस सब को टोटन कहा जाता है। अगर वो डीमन उस टोटन को पा ले या तो वो आज़ाद हो जाता है या फिर उसकी ताकत और ज़्यादा हो जाती है। चर्च में सारे स्टूडेंट्स को इन एंटिटीज़ के पास लेके जाया जाता है ताकि सारे स्टूडेंट्स इनकी स्टोरीज को जान सकें और इन पर सर्च कर सकें। ये सब उस लड़की से इसलिए करवाया जा रहा था ताकि वो एंटिटीज़ को छुए और उसके अंदर के डीमन को वो लोग निकाल सकें। जैसे ही वो किसी चीज़ को हाथ लगाती है उसके विजन में एक स्टोरी आ जाती है। यहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं। अब वो लड़की प्रेग्नेंट थी, उसे उसके शौहर ने ही बांधा हुआ था बेड के साथ। अब उसके काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो पानी मांग रही थी। अब उसका शौहर उसके पास आता है तो उसे पानी पिलाता है। अब वो उसे मारने की कोशिश करता है जान से, लेकिन वो लड़की काफ़ी ज़्यादा बहादुर थी तो वो उसको हिट करती है और वहाँ से छूटकर भागने लगती है। अब वो आदमी भी उसको पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की अपने बेबी को बर्थ देती है, लेकिन वो ज़ालिम आदमी जो कि उसका शौहर होता है उसके बच्चे को मार देता है। असल में वो लड़की किसी नॉर्मल बेबी को बर्थ नहीं दे रही थी, वो बल्कि वो एक डीमन का बच्चा था। अब दोबारा से हम देखते हैं कि वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई है, उसका पेट बड़ा हो गया है। अब वहाँ पे हम एक डीमन को देखते हैं जो कि उस आदमी को कहता है, यानी कि उस लड़की के शौहर को कहता है कि अब जो बेबी होगा उसको तुम मारना नहीं बल्कि अपने खून से उसको सहलाना और उसे मुझे पकड़ा देना। अब जैसे कि उस लड़की का शौहर पोजेस हो गया था और वो अपना गला काट लेता है और उस बच्चे पर खून डाल लेता है। तभी बच्चे का बर्थ हो जाता है और वो शैतान उस बच्चे को पकड़ लेता है और उसका नाम वो रखता है 666, यानी कि इससे पहले इतने बच्चे उसके पैदा हो चुके थे। सीन कट होता है और हमें वही लड़की दिखाई जाती है, वही ऑर्फन लड़की जिसे ये विजन आ रहा था और वो काफी ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और उसी लड़की को एक दोबारा से विजन आने लगता है। अब लड़की अपने ख्वाब में देखती है कि वह डीमन फादर को मार रहा है। फादर डीमन को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डीमन ही उल्टा फादर को मार देता है। फादर का गला इतनी जोर से दबाता है कि फादर मर जाता है। इसके बाद उस लड़की की आंख खुल जाती है। अब उसके पास एक सिस्टर आती है जो कि उसे कहती है कि अगर तुम मुझे अपने हाथ पकड़ाओ तो मैं तुम्हारे अंदर के डीमन को देख सकती हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या है। वो लड़की भी चाहती थी कि मेरे अंदर का डीमन खत्म हो जाए। तभी वो उसको हाथ पकड़ाती है और सिस्टर को पता चल जाता है कि इसके अंदर बहुत ही भयानक डीमन है। वो डर कर भाग जाती है और वहाँ से बाकी सिस्टर्स को बताती है कि उस लड़के के अंदर बहुत ज़्यादा भयानक डीमन है और वो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। हमें इस लड़की को यहाँ पे नहीं रखना चाहिए। लेकिन वहाँ पे मौजूद सिस्टर्स उसे कहती हैं कि नहीं, हम लोग यहाँ पे लोगों की खिदमत करने के लिए आए हैं और हमारा फ़र्ज़ है कि हम दूसरों की मदद करें और हम उस लड़की की भी ज़रूर मदद करेंगे। इसके बाद उस लड़की एली को एक रूम में लेके आया जाता है जहाँ पे उस पे दोबारा से पट्टी बांध दी जाती है। अब दोबारा से वो लड़की एक चाबी को उठाती है। अब चाबी के ज़रिए उसको विज़न आता है जहाँ पे हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक मुस्लिम घराने की। मुस्लिम घराने में अब एक हस्बैंड अपनी वाइफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन उसकी वाइफ के अंदर शायद कोई डीमन आ चुका था। तभी वो एक मौलवी को बुलाता है उसकी वाइफ के अंदर से डीमन निकालने के लिए। वो मौलवी उसे कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं करूँगा बल्कि मुनासिब सी कीमत लूँगा। तभी वो उसके हस्बैंड को कमरे से बाहर निकाल देता है कुछ चीज़ लेने के लिए। तभी वो उसकी वाइफ के साथ कुछ वायर्स अटैच कर देता था। दरअसल ये एक ढोंगी बाबा था जो स्पिरिचुअल के बहाने लोगों से पैसे लेता था। दरअसल उसे कोई भी स्पिरिचुअल करना नहीं आता था। जब वो लड़का रूम में आता है तो उसकी बीवी को इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है और उसे कहता है कि देखो, मैंने तुम्हारी बीवी को जिन्नात से आज़ाद कर दिया है। अब वो लड़का दोबारा से किचन में चला जाता है और काम करने लग जाता है। मौलवी उसके पीछे जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी बीवी से जिन को निकाल दिया और मुझे मेरे पैसे दे दो। वो लड़का उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता मौलवी साहब कि आपने मेरी बीवी में से किसी जिन को निकाला है। फिर भी वो उसे पैसे दे देता है। वो पैसे लेकर मौलवी जब देखता है कि उस लड़के की जेब में एक चाबी है तो वो चाबी लेकर वहां से जाने लगता है। चाबी किस चीज की है ये हमें बाद में दिखाया जाएगा। अब मौलवी उसके रूम में आता है, उसकी बीवी के पे हैंडकफ लगा होता है। मौलवी उसको उसी चाबी से उसके हैंडकफ को आजाद करने लगता है और उसे छुड़ा लेता है। वहाँ पे लड़का आता है वही वाला और मौलवी उसे कहता है कि तुम अपनी बीवी के साथ ये जुल्म मत करो, वो ये डिजर्व नहीं करती है। तब देखते ही देखते वो लड़की अपने हस्बैंड को मार देती है चाकू से। अब वो लड़की को वहां से मौलवी ले जाता है, लेकिन जब आगे जाता है तो वो देखता है कि उस लड़की का हस्बैंड तो किचन में काम कर रहा है, वैसे ही बिल्कुल सही खड़ा। अब वो लड़की का हस्बैंड मौलवी को कहता, मौलवी साहब आपने ये दीन चुना, लेकिन आपने गलत काम क्यों किया? आपने डीमन को क्यों चुना? अच्छा काम क्यों नहीं किया? आपने सच क्यों नहीं बोला कि आपने कोई डीमन नहीं निकाला? अल्लाह ताला ने क्या आपको इसलिए भेजा है? तो वो मौलवी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। वो नोटिस करता है कि वो लड़की वहां से गायब हो गई है।
तब मौलवी कमरे में आता है और देखता है कि लड़की के मुँह पे चादर है और वो वहीं पे सो रही है बेड पे। तब उसके मुँह से चादर उठाता है, तो वो देखता है कि उसकी अपनी ही बेटी वहाँ पे बंधी हुई है। वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और तभी वही लड़की उसके पीछे आ जाती है जिसको उसने छुड़वाया था। वो कहती है कि तुम्हारे साथ इसलिए ये हुआ है सब कुछ कि तुमने अल्लाह को धोखा दिया। अगर तुम ईमानदार होते तो तुम्हारे साथ ये कभी भी नहीं होता। तभी मौलवी पीछे देखता है और उसकी बेटी वहाँ से गायब हो जाती है। तब मौलवी भाग कर बाहर जाता है, तो वो देखता है कि वो उस लड़की का हस्बैंड वहीं पे उसकी डेथ बॉडी पड़ी हुई है। वहीं पे उसकी लाश पड़ी हुई थी, यानी कि वो तो उसी टाइम मर गया था जिसके साथ उसने बातें की। वो तो उसको खुद भी पता नहीं चला कि उसने किसके साथ बातें की। अब वो घबरा कर बाहर जाने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता सिवाय अंधेरे के। तो वो वहीं पे रुक जाता है। ये सीन शिफ्ट होता है और हमें वो लड़की दिखाई जाती है ऑर्फन, जिसकी हालत अब बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। अब उस लड़की को लड़की के अंदर जो एंट्री थी वो इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। तभी वो लड़की को पजेस कर लेती है। अब देर ना करते हुए उस लड़की के ऊपर दोबारा से वो पट्टी बांधती जाती है। उसी रूम में उसे दोबारा भेज दिया जाता है। अब वो दोबारा से एक चैन लॉकेट को उठाती है, यानी कि क्रॉस को उठाती है। वो क्रॉस को उठाती है तो हमें दोबारा से उसके विज़न में दिखाया जाता है। कुछ औरतें अपने घर में एक रिचुअल कर रही हैं, यानी कि दुआ कर रही हैं कि उनकी लाइफ हैप्पी तरह से गुजरे। अब एक लड़की वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा हस्बैंड मुझे चीट कर रहा है। वहीं पे एक और लड़की को हमें दिखाया जाता है जो इस पार्ट की मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम हमें एलिस बताया गया है। अब वो वॉशरूम के लिए जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी। जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि वहाँ पे तो कोई भी नहीं था जहाँ पे वो रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। अब वो लाउंज में देखती है कि बेबी मॉनिटर रखा हुआ है, यानी कि उसने अपनी बेटी की आवाज़ सुनने के लिए वो बेबी मॉनिटर अपने लाउंज पे लगाया हुआ था। तभी वो भागकर ऊपर जाती है, लेकिन वो देखती है कि बेबी मॉनिटर से तो आवाज़ें वही आ रही थी, यानी कि उसकी जो स्पिरिट का दुआ करवा रही थी, उसकी जो हेड थी जो दुआ करवा रही थी, उसकी आवाज़ें तो बिल्कुल साफ आ रही थी, लेकिन वहाँ पे वो कोई भी नहीं था, यानी कि वो हेड मॉनिटर ही में से उसको आवाज़ें आ रही थी। वो अपनी बेटी को पूरे घर में ढूँढती है, लेकिन उसकी बेटी उसे कहीं भी नहीं मिलती। इसका क्या मतलब था? क्या वो किसी और डायमेंशन में थी या फिर उसकी आँखों में कोई पर्दा था जो उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा था? अब फाइनली हमें सब कुछ वो सारी औरतें दिखा दी जाती हैं और सीरियस होकर उसके पास आती हैं और वो कहती हैं कि हम एलिस हमें बता दो कि तुम जो कुछ भी आज तक गलत करती आई वो सारा कुछ हमें बता दो। वो घबरा कर कहने लगती है कि हाँ, मैं काफ़ी ज़्यादा बुरी औरत हूँ जो कि अपने हस्बैंड को टाइम नहीं देती और एक अच्छी माँ भी नहीं हूँ और अपने बच्चे को भी नहीं सँभाल सकती। लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं, हमें ये सब नहीं सुनना, हमें सच सुनना है। अब वो कुछ भी नहीं मानती है, वहाँ से एक लड़की उठती है और उसे उसका चैन लॉकेट देती है। और वो कहती है कि ये किसी और आदमी से मिला है ये जबकि ये तो तुम्हारा है। तो वो लड़की मान जाती है कि हाँ, वो अपने हस्बैंड को चीट कर रही है। तभी उसकी जो रिचुअल की लीडर होती है वो उसे एक बुक देती है, यानी कि वो अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए बुक होती है। वो बुक पढ़ के वो अपने गुनाहों से माफ़ी माँग सकती है। तभी वो जब उसे पढ़ रही होती है वो बुक उससे नीचे गिर जाती है। अब कम्युनिटी लीडर कहती है कि ये तो इससे पढ़ी ही नहीं गई। अब वो सारी औरतों को अपने साथ मिलाती है और उसे मारने लगते हैं, यानी कि एली को मारने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए। अब वो पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन कम्युनिटी की लीडर जो होती है वो उसे ही टैप करके मार देती है। अब वो जैसे ही एलिस की तरफ देखती हैं, एलिस वहाँ से गायब होती है। तभी वो उसको ढूँढने लगती हैं और वो कमरे में जाती हैं। एलिस तो ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा नॉक करने लगती हैं। कम्युनिटी लीडर की जो हेड होती है उसने अपने हाथ में एक काफ़ी बड़ा चाकू पकड़ा होता है। जब वो दरवाज़ा खोलती हैं, एली ने अपने ऊपर एक चादर ओढ़ रखी थी। जब वो उस चादर को हटाती हैं तो वो देखकर हैरान हो जाती हैं। उसे मारने के बजाय वो तो खुद ही डर जाती हैं कि वो पॉसेस हो चुकी है, उसकी आँखें भी रेड हो चुकी हैं और वो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में थी। वो लोग काफ़ी ज़्यादा उससे डर जाते हैं। ये सीन इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं था। तभी वो लड़की हमें दिखाई जाती है, वो अपनी आँखों से खुद ही पट्टी उतारती है। जब वो पट्टी उतारती है तो वो देखती है कि वो आँखें उसकी तो है ही नहीं उसके साथ। वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती हैं, लेकिन असल हकीकत में तो वो डीमन उसको डरा रहा था, उसकी आँखें तो उसके साथ ही थी। डीमन उसे बता रहा था कि तुम मुझे इतनी जल्दी हैरा नहीं सकती। इसी के साथ वो सिस्टर दिखाई जाती है जो कि एली की मदद करना चाहती थी। वो कोई बुक्स पढ़ रही थी और उसे पता चलता है कि वो डीमन, यानी कि जो एली के अंदर है, वो जहन्नम का गेट कीपर है जो किसी वजह से इस दुनिया में रह गया है। लेकिन उसके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं है और ना ही वो इतनी ज़्यादा वो अपनी पावर हासिल करना चाहता है। इसके लिए उसे वो क्रॉस चाहिए, यानी कि उसके क्रॉस की ताकतें चाहिए जिस रूम में एली बार-बार जाती है। वो डीमन उसे इसीलिए उस रूम में बार-बार लेके जाता है ताकि वो अपनी ताकत को हासिल कर सके।
अब वो सिस्टर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, लेकिन बाकी सिस्टर उसे कहती हैं कि अब हम काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं, अब हम नहीं रुकेंगे। अब दोबारा से उस लड़की को उसी रूम में बिठाया जाता है जहाँ पे वो एक टेप को उठाती है और हमें दोबारा से उसके विज़न में ले जाया जाता है, जहाँ पे हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है। इस फैमिली में हमें एक हस्बैंड, एक वाइफ़ और उनके 2 बच्चे दिखाए जाते हैं, यानी कि एक लड़का और एक लड़की। लड़की को उन्होंने बेड पे बाँधा होता है क्योंकि वो पॉसेस होती है, उसके अंदर कोई डीमन होता है। तभी वो एक प्रीस्ट को बुलाती हैं, हस्बैंड को तो उसकी प्रीस्ट पे काफ़ी यकीन ही नहीं होता, लेकिन वाइफ़ को काफ़ी ज़्यादा यकीन होता है। तभी उसका बेटा उसे दिखाने लगता है कि कैसे उस लड़की ने उसे काटा है। अब वो औरत अपने बेटी के कमरे में उसको ले जाती है प्रीस्ट को, तभी वो देखता है कि वो उस लड़की के हाथों को बाँधा हुआ है। तभी वो मोबाइल से सर्च करता है, उस लड़की पे कुछ रिचुअल करने लगता है। ये बात तो हैरान कर देने वाली थी कि अगर वो सच में स्पिरिचुअल करने वाला होता तो वो नेट से सर्च कैसे करता, वो तो अपने पास से ही करता। इसके बाद वो उसकी फैमिली से कहता है कि ये लड़की बिल्कुल ठीक है, इस पर कोई भी स्पिरिचुअल करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही ठीक है। तभी वो लड़की को खोल देता है और लड़की उसके कान में कहती है, मुझे माफ़ कर देना। तभी हम देखते हैं कि उसकी पूरी फैमिली एक डीमन में बन चुकी है, जो कि उस प्रीस्ट को ही खा जाते हैं। तभी हमें उसकी मदर को दिखाया जाता है, जो कि बाहर जा रही होती है अपनी बेटी की पट्टी को उठा के, जिसमें उसकी बेटी का खून लगा होता है। वो उसे डस्टबिन में फेंक देती है, यानी कि अपनी असली हालत में आ चुकी थी। इससे हमें वहाँ हम देखते हैं कि वो पट्टियों के बीच में काफ़ी ज़्यादा और भी पट्टियाँ पड़ी हुई हैं। इससे हमें पता चलता है कि इसके घर पे सिर्फ़ एक ही प्रीस्ट नहीं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा प्रीस्ट आए थे, जो कि सारे ही फेक थे। अब एली को पता चल जाता है कि वो डीमन एली से क्या चाहता है, तभी उस क्रॉस को ढूँढने लगती है। उस कमरे में वो क्रॉस को ढूँढ भी लेती है, उसके अंदर का डीमन उस क्रॉस को तोड़ने के लिए लग जाता है। लेकिन बाहर सिस्टर खड़ी है, उसको वो पता चल जाता है, वो अंदर आती हैं, एली को लिटा कर उसके ऊपर वो क्रॉस रख देती हैं। तभी वो जो डीमन होता है, उससे एली को आज़ादी मिल जाती है, यानी कि उसके अंदर से बिल्कुल हमेशा के लिए वो निकल चुका था। अब मूवी के एंड पे हमें दिखाया जाता है कि एली अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है और अपनी एक आंटी के पास, यानी कि उसकी आंटी ज़िंदा थी, वो अपनी आंटी के पास रहने के लिए चली जाती है और सिस्टर को भी थैंक यू बोलते हुए उनके गले लगती है और वहाँ से चली जाती है। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।